चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने 9 क्लास और ले लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो 9 क्लास को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं सामाजिकरण के बारे में। सामाजिकरण, जिसे सोशियोलाइजेशन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले सामाजिकरण में समाज है ना। तो समाज में क्या चाहिए? समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वह एक व्यक्ति है ना। सबसे छोटी इकाई क्या है? तो व्यक्ति है। व्यक्तियों के समूह से ही क्या बनता है? समाज बनता है ना। तो देखें, समाज के बारे में सबसे पहले, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो समाज का निर्माण होता है। यानी कि अगर दो लोग भी होंगे किसी में, तब भी वह क्या कहलाएगा? एक समाज कहलाएगा, है ना। तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर, है ना, आपस में क्या करेंगे? अंतःक्रिया करेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। ठीक है। अब वो सामाजिकरण होता क्या है? देखिए, सामाजिकरण, प्रत्येक समाज का अपना नियम कानून मापदंड होता है, जिसमें व्यक्ति नियम कानून मापदंड को अपनाता है और उनके अनुरूप व्यवहार करता है। तब हम उसे क्या कहेंगे? सामाजिकरण कहेंगे। यानी कि समाज में अगर कोई नियम बनाया गया है ना, तो उस नियम के अधीन ही व्यक्ति चल रहा है ना। उस नियम के अधीन व्यक्ति, यानी कि जितने भी व्यक्ति होंगे वह उस नियम के अधीन रहेंगे और चलेंगे, उनके अनुसार कार्य करेंगे। तब वह जो समूह बना रहेगा, उसी समूह को हम क्या कहेंगे? सामाजिकरण कहेंगे। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सामाजिकरण पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है रॉस। रॉस क्या कहते हैं समाज के बारे में? सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। ये कथन है रॉस का। देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि सामाजिकरण जो है वह सहयोग करने वाले व्यक्तियों की भावना का विकास करता है। ठीक है। और यही एक मेन पॉइंट है इसका याद करने का। और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा और क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। ठीक है। और इस प्रकार वह समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। ऐसा कथन है जेम्स ड्रेवर का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया। देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में होता क्या है? तो सबसे पहले होना चाहिए पालन पोषण, यानी कि चाइल्ड रेयरिंग। चाइल्ड रेयरिंग क्या कहता है? बच्चे का पालन पोषण ठीक ढंग से करना आवश्यक है, क्योंकि पालन पोषण से ही बच्चों में सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव जो है वह विकसित होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जो है वह, उसका शारीरिक पोषण ही नहीं हो रहा है ना, तो उसमें नकारात्मक भाव जो है वह जागृत होने लगेंगे और वह क्या बन जाएगा? एक समाज विरोधी बालक बन जाएगा। ठीक है। तो पोषण जो है वह सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है सहानुभूति। दूसरा क्या है? सहानुभूति, जिसे सिंपैथी कहते हैं। सहानुभूति से बच्चों में क्या होता है? अपनत्व की भावना का विकास होता है। अगर किसी बच्चे को सहानुभूति नहीं दिया जाएगा, है ना, तो वो दूसरे के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाएगा। ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट है सहकारिता। ठीक है। सहकारिता में क्या हो रहा है? सहकारिता से बच्चों में सामाजिक एवं सहयोगी प्रवृत्तियाँ संगठित होती है। यानी कि साथ साथ जब बच्चे कार्य करेंगे, तब क्या होगा? उनमें सहयोग की भावना का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है निर्देश। देखिए, समाज में निर्देश यानी कि सजेशंस की आवश्यकता है। जैसे कि बालक के व्यवहार को दिशा निर्देश करने में, है ना, दिशा देने में निर्देश की आवश्यकता होती है। यानी कि बड़े द्वारा
किसी पथ को बताया जाएगा, किसी दिशा को बताया जाएगा, तो उस पर बालक जो है वह क्या करेंगे, है ना, कुशल व्यवहार करेंगे और एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा है अनुकरण। समाज में अनुकरण जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम इमिटेशन कहते हैं। बालक में अनुकरण का विकास परिवार और पास पड़ोस में रहकर होता है। जैसे कि कोई छोटा बालक है ना, वो बड़ों को देखकर ही सीखता है, तो बड़ों का क्या करता है, वह अनुकरण करता है। अगर बड़ा जो है वह नैतिक व्यवहार दिखाएगा तो अवश्य ही बालक जो है वह भी नैतिक व्यवहार दिखाना सीखेगा। अगर बड़ा व्यक्ति जो है वह अनैतिक व्यवहार करेगा तो अवश्य ही बालक जो है वह अनैतिक व्यवहार की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था 5। अब है छठवां पॉइंट, है पुरस्कार एवं दंड। देखिए, सामाजिकरण करने में पुरस्कार एवं दंड भी आवश्यक है। बच्चे के अच्छे व्यवहार को देखकर हमें उन्हें क्या करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। ठीक है, इतना ज़्यादा भी पुरस्कृत नहीं करना चाहिए कि केवल पुरस्कार के लालच में ही वह अच्छे व्यवहार करे, है ना। समय समय पर जहाँ पर उपयोगी हो तभी उसको क्या करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, अगर असामाजिक व्यवहार कर रहा है तो उसको दंड भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सामाजिकरण करने के प्रोसेस। अब हम देखेंगे सामाजिकरण का प्रारंभ कैसे होता है। देखिए, सामाजिकरण का प्रारंभ कब से हो जाता है एक बालक में, तो जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जन्म के बाद, यानी कि किस अवस्था में है वह, शैशवावस्था में है बालक। ठीक है, 0 वर्ष का है ना। जब वह बच्चा जन्म हुआ तब वह क्या हो जाता है, समाज के संपर्क में आता है। तब से ही सामाजिकरण होना जो है वह बच्चे में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और सामाजिकरण के हम प्रकार देखते हैं। सामाजिकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सक्रिय सामाजिकरण और दूसरा है निष्क्रिय सामाजिकरण। ठीक है, सक्रिय सामाजिकरण में क्या होता है, सक्रिय सामाजिकरण परिवार, विद्यालय, शिक्षक, पास पड़ोस, मित्र मंडली, ये सभी जो है वह सक्रिय सामाजिकरण के उदाहरण है। इसमें क्या करता है बालक जो है वह परिवार के साथ, विद्यालय में, है ना, सभी बच्चों के साथ सक्रिय रूप से रहता है ना, साथ साथ क्रिया करता है, सहयोगी भावनाएं विकसित करता है। तो इस प्रकार से क्या है, वह अपनी भागीदारी देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जहाँ उसकी भागीदारी हो वह क्या कहलाएगा, सक्रिय कहलाएगा। और जहाँ पर समाज का निर्माण हो रहा है तो वहाँ हो जाएगा सक्रिय सामाजिकरण। ठीक है, दूसरा है निष्क्रिय सामाजिकरण। निष्क्रिय सामाजिकरण क्या है, जैसे कि पुस्तकालय है, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, इसको हम केवल ग्रहण कर सकते हैं, हम इनको नहीं दे सकते, है ना। जैसे पुस्तकालय है तो पुस्तक से हम ज्ञान ले सकते हैं, उससे हम इन अपना विचार नहीं शेयर कर सकते, है ना। मीडिया को भी हम सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर को भी हम पढ़ ही सकते हैं। तो ये है क्या है, हमारा निष्क्रिय सामाजिकरण है। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, निष्क्रिय सामाजिकरण होता है। चलिए, अब देखते हैं सामाजिकरण के कारण। देखिए, सामाजिकरण के कारण या एजेंसियां क्या है, तो वही है, सामाजिकरण के 2 एजेंसियां होती है, एक तो प्राथमिक एजेंसी और दूसरा है द्वितीयक एजेंसी। देखिए, बच्चा जब जन्म जन्म लेता है तब वह कहाँ रहता है, परिवार में। यानी कि परिवार क्या है, उसका प्रथम सामाजिकरण की अवस्था है। यानी कि वहीं पर रहकर क्या करता है, वह समाज के बारे में सीखता है। यानी कि पहली पाठशाला कौन, तो परिवार। ठीक है, द्वितीयक कारक जिसे हम सेकेंड एजेंसी या सेकेंडरी एजेंसी कहेंगे। देखिए, विद्यालय, पास पड़ोस, अखबार, मीडिया, मित्र मंडली, ये क्या है, उसके द्वितीयक कारक है। ठीक है, सामाजिकरण के। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला यानी कि बालक जो है वह सबसे पहले कहाँ सीखता है, तो अपने परिवार में सीखता है। ठीक है, बालक की द्वितीय पाठशाला परिवार के बाद में कहाँ जाता है, तो विद्यालय में आता है। ठीक है, दूसरा, बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, तो माता। माता से ही बालक जो है वह सबसे अधिक सीखता है। यानी कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन है, तो माँ है। बालक के सर्वप्रथम अंतःक्रिया, बालक की सर्वप्रथम अंतःक्रिया किससे होती है, तो माँ से होती है। ठीक है, चलिए, अब आगे देखेंगे हम समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं।
चलिए देखते हैं लैंगिक मुद्दे। देखिए पूर्वाग्रह बायस, पूर्वाग्रह होता क्या है, इसका अर्थ है पहले से आया हुआ। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है, पहले से आया हुआ। बिना किसी तथ्य के या आधार के किसी के प्रति धारणा बना लेना ही क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है, जिसका वास्तविकता एवं सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या होता है, नज़रिया होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम किसी भी व्यक्ति को जब भी देखते हैं, है ना, जैसे कि कोई एक अंतर्मुखी बालक को देख लिए तो हम उसके बारे में क्या कर लेते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि ये बालक जो है वह क्या है, पढ़ने में कमज़ोर है ना। कोई चटर पटर क्लास में कर रहा है तो उसको हम देख कर क्या कर लेते हैं, एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि यह बालक जो है वह बहुत ही होशियार प्रवृत्ति का हो सकता है ना। तो ये क्या है, हमारे पूर्वाग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, लिंग के प्रति बनी आ रही जो धारणा है उसी को हम क्या कहेंगे, लैंगिक पूर्वाग्रह कहेंगे। ठीक है, लिंग के प्रति यानी कि स्त्रीलिंग पुरुष लिंग के प्रति अगर कोई भी धारणा बनाए हैं तो वो क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह। जैसे कि हम किसी महिला को देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये महिला को देखकर, है ना, तो महिला के किस चीज़ को देखकर, उसके सामाजिक गुण को देखकर, है ना, हम क्या कह रहे हैं, उसके लैंगिक पूर्वाग्रह को बता रहे हैं। जैसे कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, है ना, ये क्या है, पूर्वाग्रह है। भाई लड़कियां भी तो गाड़ी चला सकती है ना, लड़के गाना नहीं गा सकते तो लड़के भी आज गाना गा रहे हैं, तो ये क्या थे, पहले लैंगिक पूर्वाग्रह थे। ठीक है, चलिए तो अब जो लिंग है ना, देखिए लिंग वास्तव में सेक्स है और जेंडर, ये दो चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, एक सेक्स है, दूसरा है जेंडर। इसमें क्या होता है, यह शरीर के जैविक संरचना का भाग है। ठीक है, यह बायोलॉजिकल है, यानी कि हम जैविक संरचना के आधार पर क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष होने के भेद को करते हैं, तो वह कहलाता है हमारा लिंग। ठीक है, जिसे हम सेक्स कहते हैं। दूसरा है जेंडर, ये भी लिंग है, यह समाज द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जेंडर देखिए इस जो इस पोर्शन का जो एग्ज़ाम में आता है ना, उसमें इंग्लिश जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिंग अगर हिंदी में तो लिंग ही लिखा रहेगा, लेकिन कहीं मेन पॉइंट क्या देख रहा है, हमें जेंडर और सेक्स को देखना है, सीधा इंग्लिश का। ठीक है, तभी हम उसमें क्या कर पाएंगे, विभेद कर पाएंगे। ठीक है, अब जेंडर होता क्या है, यह समाज द्वारा बनाया जाता है। समाज में कार्य के आधार पर स्त्री और पुरुष को देखा जाता है या समझा जाता है। जैसे कि पुरुष को क्या कह देते हैं, ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों को हम क्या कह देते हैं, पुरुष कह देते हैं, है ना। स्त्री को क्या कहते हैं, घर में काम करने वालियों को हम क्या कह देते हैं, स्त्री है बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सामाजिक धारणा है, समाज द्वारा बनाई गई धारणा है। ठीक है, जिस पर हम क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष होने का भेद करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। चलिए आगे है पूर्वाग्रह की विशेषताएं। देखिए जो पूर्वाग्रह है वो वास्तव में होता क्या है, पूर्वाग्रह जो है वह विवेकहीन है। विवेकहीन कहने का मतलब है कि हम किसी के प्रति बिना जाने पहचाने धारणा बना लेते हैं, है ना, जो कि वास्तव में सत्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पूर्वाग्रह को क्या कहा गया है, विवेकहीन कहा गया है। दूसरा है सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है पूर्वाग्रह एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु पूरे समाज द्वारा क्या करते हैं, चलाया जाता है। ठीक है, दूसरा है पूर्वाग्रह क्या होता है, एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है, पूर्वाग्रह को क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। ठीक है, पूर्वाग्रह जो है वह जन्मजात नहीं होता है, अर्जित होता है। अगला है यह स्थिर एवं दृढ़ प्रवृत्ति का होता है ना। अगला है पूर्वाग्रह को बदलना आसान नहीं है। लैंगिक पूर्वाग्रह को चुनौती देना एक सकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को चुनौती देना खालिस्तान प्रक्रिया है, उसमें दे दिया था सकारात्मक नकारात्मक, है ना।
तो ऐसे में ये क्या है, एक सकारात्मक प्रक्रिया है कि हम लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या करें, तोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, अगर चुनौती दे रहे हैं तो वो एक क्या है, सकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह को लचीला बनाना। लचीला बनाना कहने का मतलब है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेना, तो ये भी एक क्या है, सकारात्मक प्रक्रिया है। अब देखते हैं हम मनोवृत्ति के बारे में। देखिए, मनोवृत्ति जिसे हम इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, मनोवृत्ति होता क्या है, यह एक मानसिक अवस्था है या प्रवृत्ति होती है जो किसी व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार को किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति क्या करता है, प्रभावित करता है। जो मनोवृत्ति होता है वो क्या है, मानसिक प्रवृत्ति है हमारा, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, सोचते हैं किसके बारे में, वस्तु या घटना के बारे में, है ना, और उसी के प्रति हम क्या करते हैं, व्यवहार भी उसके समान ही करते हैं। ठीक है, मनोवृत्ति के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला है संज्ञानात्मक तत्व। यह उस ज्ञान या विश्वास को दर्शाता है जो व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में रखता है। जैसे कि हम कहते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये क्या है, हमारे संज्ञानात्मक तत्व के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष। देखिए, भावात्मक पक्ष या तत्व क्या होता है, उस भावना को दर्शाता है, यह उस भावना को दर्शाता है जो व्यक्ति उस वस्तु या विषय के प्रति अनुभव करता है। यानी कि हम किसी विषय के प्रति क्या अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि मुझे धूम्रपान से नफरत है भैया, है ना, नफरत है मतलब नफरत है, तो ये क्या हो गया, हमारी भावनाएं हैं जिसको हम उसके प्रति क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। कि तीसरा पॉइंट क्या है, व्यवहारात्मक तत्व। व्यवहारात्मक तत्व क्या है, हम उस वस्तु के प्रति अपने व्यवहार को, अपने मनोवृत्ति को उसी के प्रति अनुसरण कर रहे हैं। जैसे कि मैं धूम्रपान करने वाले से दूरी बना के रखता हूँ, है ना, इसका उदाहरण है, मैं धूम्रपान करने वाले से दूरी बनाकर रखता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा व्यवहार है कि मैं धूम्रपान करने वाले के साथ में मैं नहीं रहना चाहता। ठीक, चलिए अब देखते हैं अभिवृत्ति के बारे में। देखिए, मनोवृत्ति तो देख लिए, मनोवृत्ति एक मानसिक प्रक्रिया है। अभिवृत्ति होता क्या है, अभिवृत्ति जो है वह मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताएं होती हैं जो यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को किस सीमा तक सीख सकता है, उसमें कुशलता प्राप्त कर सकता है। देखिए, जो अभिवृत्ति है वो क्या है, मानसिक और शारीरिक दोनों होता है। ठीक है, और जो हमारा एटीट्यूड था वो क्या था, केवल मानसिक प्रक्रिया था। ठीक है, चलिए अब इसके हम अंतर को देख लेते हैं। यहाँ से हमें जो है वह मनोवृत्ति और अभिवृत्ति दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, अभिवृत्ति अभिवृत्ति और मनोवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है, किसी कार्य को सीखने या करने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि जो मनोवृत्ति है वो किसी विषय या व्यक्ति के प्रति सोच या भावना को दर्शाता है। अभिवृत्ति जो है वह क्या होती है, जन्मजात या विकसित दोनों हो सकती है ना। कोई बच्चा जो है वह जन्म से ही विशेष गुणों वाले हो सकते हैं, है ना, तो जन्मजात भी है और विकसित भी है। ठीक है, जबकि मनोवृत्ति क्या है, मानसिक और भावात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है, गणित में तेज होना क्या है, अभिवृत्ति को दर्शाता है, या मैं गणित को किस सीमा तक कर पा रहा हूँ, ये क्या है, मेरी अभिवृत्ति है ना। और मनोवृत्ति क्या है, जैसे कि मैंने मन में बिठा लिया कि मुझे गणित को पसंद या नापसंद दोनों कर सकता हूँ, है ना। गणित पसंद है मुझे तो मुझे गणित अच्छा लगता है इसलिए मैं पसंद कर रहा हूँ, गणित नापसंद है मुझे मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं गणित को नापसंद करता हूँ, है ना। तो ये मेरी सोच को बता रही है। ठीक है, मनोवृत्ति। तो ये था हमारा अभिवृत्ति मनोवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, आज के क्लास में हमने पढ़ा है सामाजिकरण के बारे में, ठीक है, अभिवृत्ति के बारे में और मनोवृत्ति के बारे में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको 1 नंबर ज़रूर देखने को मिलता है। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।